आज हम बात करेंगे इलियास कश्मीरी की। एक ऐसा नाम जो आतंक की दुनिया में खौफ का दूसरा नाम बन गया। पर यह हमेशा से ऐसा नहीं था। हम देखेंगे कि कैसे एक यूनिवर्सिटी का छात्र दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादियों में से एक बन गया। ये कहानी है उसके बनने की। तो इस आदमी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसकी एक ऐसी क्रूर हरकत को देखना होगा जिसने उसे उसके आकाओं की नज़रों में कह सकते हैं एक हीरो बना दिया। सोचिए, ये बात कही थी पाकिस्तान के उस वक्त के सबसे ताकतवर शख्स जनरल परवेज मुशर्रफ ने फरवरी 2000 में। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो तोहफा था क्या? ऐसा क्या कर दिया था इलियास ने कि मुशर्रफ इतने खुश हो गए? वो तोहफा था एक भारतीय सैनिक, भाऊ साहब मारुति तालेकर का कटा हुआ सिर, जिसे एक हमले के बाद ट्रॉफी की तरह पेश किया गया था। मतलब ये एक वहशियाना हरकत थी और ये साफ दिखाती है कि कश्मीरी कितना बेरहम था और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट से उसके तार कितने गहरे जुड़े हुए थे। तो चलिए अब ज़रा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस कहानी की शुरुआत हुई कहाँ से। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, उसका सफ़र ऐसा नहीं था कि वो बचपन से ही कट्टरपंथी था। नहीं, ये एक पूरी तरह से प्लान किया हुआ ट्रांसफॉर्मेशन था जिसे विचारधारा और सरकारी मदद से कह सकते हैं तराशा गया था। तो ये टाइमलाइन देखिए, ये पूरा रास्ता साफ कर देती है। 1980 के दशक में वो एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, कम्युनिकेशंस पढ़ रहा था। फिर कराची के एक मदरसे में उसकी भर्ती हुई और फिर आईएसआई ने उसे ट्रेनिंग दी। पाकिस्तान के एलीट एसएसजी कमांडोज ने उसे अफगानिस्तान की जंग के लिए तैयार किया और 1991 तक वो कुख्यात ब्रिगेड 313 का कमांडर बन चुका था। मतलब एक आम स्टूडेंट से स्टेट स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट लीडर बनने का ये पूरा सफर तयशुदा था। अफगानिस्तान में ट्रेनिंग के दौरान ही एक धमाके में उसकी दाहिनी हाथ की एक उंगली और बाईं आंख चली गई और जानते हैं, यही जख्म बाद में उसकी डरावनी पहचान का हिस्सा बन गए। और फिर आईएसआई ने उसे अफगानिस्तान से हटाकर एक नए वॉर जोन में भेज दिया और वो था कश्मीर। तो कश्मीर में उसने अपनी खूंखार ब्रिगेड 313 बनाई। इसमें भर्ती होने के लिए मुश्किल मेंटल और फिजिकल टेस्ट पास करने होते थे। उसने मसूद अजहर को छुड़ाने के लिए दिल्ली से विदेशी टूरिस्ट्स को किडनैप करने का भी प्लान बनाया था। बाद में वो पुंछ में भारतीय सेना के हाथों पकड़ा भी गया और 2 साल जेल में रहा, लेकिन फिर वहां से भाग निकला। और जब वो पाकिस्तान वापस पहुंचा तो आईएसआई और बाकी आतंकी गुटों ने उसका स्वागत एक हीरो की तरह किया। मतलब जेल से भागने के बाद तो उसका कद और भी बड़ा हो गया था। वो अपने आकाओं के लिए एक लेजेंड बन चुका था। लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ आने वाला था। जिस सिस्टम ने, जिस गठजोड़ ने कश्मीरी को बनाया, वही अब टूटने वाला था। और इसकी वजह थी 9/11 के हमले और उसके बाद पूरी दुनिया का बदलता हुआ जियोपॉलिटिक्स। तो हुआ ये कि 9/11 के बाद परवेज मुशर्रफ अमेरिका के साथ वॉर ऑन टेरर में शामिल हो गए। कश्मीरी के लिए ये जिहाद के साथ एक धोखा था। वो गुस्से से पागल हो गया। उसने आईएसआई का ऑर्डर मानने से साफ इनकार कर दिया कि वो अपनी ब्रिगेड 313 को खत्म कर दे। बात इतनी बिगड़ी कि दिसंबर 2003 में उसने अपने पुराने बॉस जनरल मुशर्रफ पर ही जानलेवा हमले की साजिश रच डाली। और फिर 2007 में जब पाकिस्तानी फौज ने लाल मस्जिद पर एक्शन लिया, तब तो वो पूरी तरह से पाकिस्तानी स्टेट का दुश्मन बन गया। मतलब जो हथियार उन्होंने बनाया था, अब वही उनकी तरफ घूम चुका था। लाल मस्जिद की घटना के बाद इलियास कश्मीरी ने खुलेआम पाकिस्तानी स्टेट और उसकी फौज के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया। आईएसआई का प्रॉक्सी अब उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। अब वो किसी का मोहरा नहीं था, वो एक बागी था और उसे एक नया और पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बॉस मिल गया था। पाकिस्तान से रिश्ता तोड़ने के बाद कश्मीरी सीधा जाके मिला उसामा बिन लादेन से और बस यहीं से उसका खेल बदल गया। अब वो सिर्फ एक रीजनल लड़ाका नहीं था, उसके ऑपरेशंस अब ग्लोबल हो चुके थे। और ये उसकी नई ग्लोबल टेररिस्ट की प्रोफाइल है। 26/11 मुंबई हमलों में डेविड हेडली का हैंडलर वही था। पुणे की जर्मन बेकरी का धमाका, अफगानिस्तान में सीआईए के कैंप चैपमैन पर हमला जिसमें 7 टॉप अफसर मारे गए। और तो और पाकिस्तान में आर्मी हेडक्वार्टर और आईएसआई हेडक्वार्टर पर हमले सब उसी ने करवाए। मतलब अब वो अलकायदा का ग्लोबल ऑपरेशंस चीफ था और भारत, अमेरिका और अपने पुराने आका पाकिस्तान, तीनों पर बराबर बेरहमी से हमले कर रहा था। उसकी क्रूरता का अंदाजा इस बात से लगाइए, डेनमार्क के एक अखबार पर हमले की प्लानिंग के दौरान उसने डेविड हेडली को कहा था, उनके सिर काट दो
और फिर खून से सने उन सिरों को खिड़कियों से बाहर फेंक दो। मतलब वो सिर्फ आतंक नहीं फैलाना चाहता था, वो आतंक का एक घिनौना पब्लिक तमाशा बनाना चाहता था। CIA कैंप पर वो हमला, वो एक टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद इलियास कश्मीरी अमेरिका के लिए सिर्फ एक खतरा नहीं रहा, वो अब उनकी टॉप प्रायोरिटी, एक हाई वैल्यू टारगेट बन गया था। और फिर 2010 में अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने उसके सिर पर $50 लाख का इनाम रख दिया। इस इनाम के साथ ही वो ऑफिशियली स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट बन गया, यानी अब वो उसामा बिन लादेन की लीग में आ चुका था। और फिर आया वो वक्त, 2 मई 2011 को उसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में मारा गया। इसके कुछ ही हफ्तों बाद CIA ने पाकिस्तान की ISI को एक नई किल लिस्ट दी और उस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम था इलियास कश्मीरी का। 3 जून 2011 को साउथ वजीरिस्तान में उसके ठिकाने पर अमेरिकी ड्रोन ने हमला कर दिया। मतलब बिन लादेन के बाद अमेरिका ने 1 महीने के अंदर ही उसके वायरस को खत्म करने का पूरा प्लान बना लिया था। 3 जून 2011 की वो रात एक प्रीडेटर ड्रोन से 4 हेलफायर मिसाइलें दागी गईं और उसके सेफ हाउस के परखच्चे उड़ गए। वो और उसके 8 साथी सब वहीं मारे गए। बाद में उसके अपने आतंकी संगठन और अल-कायदा ने भी उसकी मौत की खबर कंफर्म कर दी। और इस तरह उस शख्स का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो गया, जिसे एक जमाने में धरती का सबसे खतरनाक इंसान कहा जाता था। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, जब कोई देश अपनी विदेश नीति के लिए आतंकवादियों को एक औजार की तरह इस्तेमाल करता है, तो फिर जब वही शैतान अपने बनाने वाले के ही खिलाफ हो जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी होती है? इलियास कश्मीरी की कहानी इसी का एक जीता जागता और बेहद खौफनाक उदाहरण है कि ऐसे हथियार बनाने के अंजाम कितने अप्रत्याशित और भयानक हो सकते हैं।